बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऑटम 2025 का पास पेपर क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एक अच्छा इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर सवाल आया था। सबसे पहले हम इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। सर रिक्वायरमेंट क्या हमारे पास? डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑन जेसीएल्स प्रॉफिटेबिलिटी इफ इट डिसाइड्स टू मेंटेन एडिशनल सेफ्टी स्टॉक टू इंश्योर नो स्टॉक आउट अकर ड्यूरिंग द ईयर। सर अगर जेसीएल ये डिसाइड करता है कि मुझे स्टॉक आउट का सामना ना करना पड़े, मुझे स्टॉक आउट का सामना ना करना पड़े, मैं सेफ्टी स्टॉक रखने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे इससे कितना फ़ायदा होगा। अब मुझे लॉजिकली बताओ कि मैं किस तरीके से ये चीज़ डिटरमाइन कर सकता हूँ। सर मेरे पास एक सिंपल अप्रोच है, और वो सिंपल अप्रोच क्या है? मैं एक काम करूँगा, मैं अपनी होल्डिंग कॉस्ट निकालूंगा, मैं अपनी स्टॉक आउट कॉस्ट निकालूंगा, मैं इन दोनों कॉस्ट को निकालूंगा और ये देख लूंगा कि मेरे पास होल्डिंग कॉस्ट के अंदर कितना प्रॉफिट आ रहा है। फॉर सपोज होल्डिंग कॉस्ट बेयर करने के बाद मेरे पास प्रॉफिट आ रहा होगा 100 रुपए का, और स्टॉक आउट कॉस्ट बेयर करने के बाद मेरा प्रॉफिट आ रहा होगा 120 रुपए का। तो मैं ये नहीं पूछ रहा करूं या ना करूं, वो ये डिसाइड नहीं करवा रहा आपसे, वो ये कह रहा है कि कर लिया है। अब मुझे बताओ मेरी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। आप उसे बोल दो कि आपका प्रॉफिट 20 रुपए से बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात। अब लॉजिकली फिर से बोल रहा हूँ, सोचना, प्रॉफिट 20 रुपए से बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली होल्डिंग कॉस्ट और स्टॉक आउट कॉस्ट में क्या होगा? कमी आ रही होगी। मतलब होल्डिंग कॉस्ट स्टॉक आउट कॉस्ट से ज्यादा होगी, तभी तो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर ये इंपैक्ट आ रहा होगा, बढ़ रही या कम हो रही होगी। तो कॉस्ट मेरे पास अगर यहां पर थी 10 रुपए, तो यहां पर हो जाएगी 8 रुपए। तभी मैं बोलूंगा कि मेरा प्रॉफिट कितने से बढ़ रहा है? मेरा प्रॉफिट 2 रुपए से बढ़ रहा है। सर अगर कॉस्ट यहाँ पर 10 रुपए थी और यहाँ हो गई 12 रुपए, तो मैं बोलूँगा मेरा प्रॉफिट 2 रुपए से डिक्लाइन कर रहा है। ये लॉजिकली बात हम सबको क्लियर है? Determine the impact on JCL's profitability if it decides to maintain additional safety stock to ensure no stock out occurs during the year. अब सवाल पढ़ते हैं। जमील एंड कंपनी is engaged in the production of a single product of A11. सर हम लोग A11 बनाते हैं। Each unit of A11 requires 2 kg of raw material X. सर मेरा काम क्या है कि मैं 2 kg रॉ मटेरियल X लेता हूँ और 3 kg रॉ मटेरियल Y लेता हूँ। परचेज ऑफ X एंड Y आर मेड फ्रॉम सेपरेट सप्लायर इन ऑर्डर क्वांटिटीज। 3.5 लाख kg मैं किसके मंगवाता हूँ? X के, और Y के मंगवाता हूँ मैं 3,15,000 kg। JCL's full production capacity is 2.1 million units of A11. सर मैं A11 के 2.1 मिलियन यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता हूँ, ये मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, विच कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। Production takes place evenly throughout the year except for 3 maintenance breaks of 5 days each. सर मेरे पास 3 मेंटेनेंस के ब्रेक्स आएंगे, हर ब्रेक 5 दिनों का होगा। द कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट ऑफ A11 इज 10। सर मेरे पास जो कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन है वो कितना है? 10 रुपए का। A11 का, ध्यान रखना ये X का नहीं है, ये A11 का है। पहले हम X और Y रॉ मटेरियल, और A11 बनता कैसे है? सर A11 बनता है X की वजह से, A11 बनता है X और Y की वजह से। तो अल्टीमेटली इफेक्टिवली मुझे ये चेक करना है पहले तो कि X और Y की वजह से मेरे ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, और फिर A11 पर इसका क्या इंपैक्ट आएगा, देख लेते हैं अभी। द एनुअल होल्डिंग कॉस्ट इज ₹8 पर kg फॉर X एंड 9 पर kg फॉर Y. At present, JCL maintains a safety stock of 6,000 kg and 9,000 kg of X and Y respectively. सर अभी अभी मैं सेफ्टी स्टॉक कितना मेंटेन कर रहा हूँ? 6,000 किलो और 9,000 किलो X और Y का। द लाइकलीहुड ऑफ सप्लाई डिलेज इज एज फॉलोज। मेरे पास सप्लाई में डिले आने के चांसेस कितने हैं, वो आपको नीचे ये बात बता रहे हैं। अब एक इसने यूनिक पॉइंट इसके अंदर रखा है, ये जो अभी तक हमने रिवीजन में डिस्कस नहीं किया था, वो इसी वजह से नहीं किया मैंने कि यहाँ पर पढ़े होंगे वो बात। Every sixth order of X is expected to be delayed for 2 days. सर हर ऑर्डर मेरे पास मतलब हर छठा ऑर्डर मेरे पास डिले हो रहा होगा 2 दिन। हर छठा ऑर्डर मेरे पास डिले हो रहा होगा 2 दिन। कौन सी प्रोडक्ट का? X का। Every fifth order of Y is expected to be delayed by 1 day. और
हर पांचवा ऑर्डर वाई का डिले हो रहा होगा एक दिन से। तो इसका मतलब है कि 6 ऑर्डर बिल्कुल सही चलेंगे, 5 ऑर्डर बिल्कुल सही चलेंगे, और जो छठा ऑर्डर होगा एक्स का वो डिले हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 ऑर्डर सही चलेंगे, फिर छठा ऑर्डर डिले हो जाएगा। सिमिलरली वाई के 4 ऑर्डर बिल्कुल ठीक चलेंगे, पांचवा ऑर्डर जैसे ही प्लेस करूंगा देर से आएगा। वंस ड्यूरिंग द ईयर डिलेज ऑफ बोथ ऑर्डर्स आर एक्सपेक्टेड टू ओवरलैप। सर एक वक्त ऐसा भी आएगा कि एक्स भी डिले हो जाएगा और वाई भी डिले हो जाएगा एक ही दिन। अब मुझे बताओ, ये जो एग्जामिनर ने ये लाइन लिखी ना, बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो गया कि सर ओवरलैप का मतलब क्या है। ओवरलैप का मतलब शायद कुछ बच्चों को समझ भी आ गया होगा, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा कि इस ओवरलैप का इफेक्ट क्या होगा। ओवरलैप का इफेक्ट इस तरह से होगा, लॉजिकली सोचो। अगर किसी दिन एक्स डिले हो गया तो बोलोगे एक्स का कसूर है, एक्स का स्टॉक आउट कॉस्ट है। जवाब दो मेरी बात का, ये बोलोगे नहीं बोलोगे? अगर किसी दिन एक्स डिले हो गया, अगर किसी दिन एक्स डिले हो गया और आपके पास एक्स टाइम पर नहीं पहुंचा, तो आप क्या बोलोगे? स्टॉक आउट कॉस्ट किसकी वजह से आई है? एक्स की वजह से आई है। सबका जवाब चाहिए मुझे। बिल्कुल, गुड। लेकिन अगर, अब मुझे दूसरा जवाब चाहिए, लेकिन अगर किसी दिन वाई की वजह से स्टॉक, वाई की वजह से डिले डिले आया, तो आप क्या बोलोगे? स्टॉक आउट किसकी वजह से हुआ है? एक्स की वजह से, वाई की वजह से? अगर डिले आया वाई की वजह से, तो सर आप बोलेंगे वाई की वजह से। बिल्कुल, कॉन्सेप्ट हम लोग के माशाल्लाह बहुत अच्छे तैयार हैं कि सर अगर एक्स में डिले आ रहा है तो मैं बोल रहा हूँ एक्स का कसूर है, एक्स की स्टॉक आउट कॉस्ट। वाई में डिले आ रहा है तो बोल रहा हूँ वाई की स्टॉक आउट कॉस्ट। और पता है मजे की बात क्या हो रही है? अगर दोनों में डिले आ गया ना एक ही दिन, तो मैं क्या कह रहा हूं, फॉर्मूला किस तरह काम कर रहा है ये सोचो। आप क्या कह रहे हो? आप बोल रहे हो एक दिन एक्स की वजह से डिले हो गया, एक दिन वाई की वजह से डिले हो गया, अल्टीमेटली मेरे पास 2 दिन का डिले आ गया। लेकिन मुझे लॉजिकली बताओ, क्या ये डिले 2 दिन का आया या ये एक दिन का स्टॉक आउट कॉस्ट है? जब डिले कॉमन डे पर आया है, जब डिले कॉमन डे पर आया तो ये तो अच्छी बात है ना। क्यों अच्छी बात है? सर ये अच्छी बात इस वजह से कि मेरा एक दिन जाया होने से बच गया। आप जब ये कैलकुलेशन कर रहे होगे तो आप गलती क्या करोगे? आप एक्स की भी स्टॉक आउट कॉस्ट ले लोगे, वाई की भी ले लोगे, लेकिन जहां पर ओवरलैपिंग आ रही है उस ओवरलैपिंग के दिनों में, उस ओवरलैपिंग के दिनों में आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे नहीं भाई ये 2 नहीं, ये एक ही दिन का डिले है। बात समझ में आई? ये यहां पर ट्विस्टिंग पॉइंट था। अब ये हरकतें करता है आपका एग्जामिनर। अब ये कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है आपके पेपर के अंदर, लेकिन बस एग्जामिनर का मूड हुआ, उसने बोला आ जाओ। ये इसके अंदर की बात थी। शाहजेर, खालिक, नूर, मुनीब, सबको समझ में आया? मोहम्मद, जो जो भी मौजूद हैं, मुझे नहीं पता कौन कौन मौजूद है, जो जो भी मौजूद है, मैं सबके नाम नहीं ले सकता, जो जो भी मौजूद हैं सबको समझ में आया ये वाला पॉइंट? अभी करूंगा तो और बेहतर से पता चलेगा। चलें जी, अब मुझे क्या करना है? सबसे पहले तो सर मुझे तो पहले ये देखना है सबसे पहले कि मेरे पास मेरे पास मैं मेरे पास अभी स्टॉक आउट कितने दिनों का आ रहा है। पहले तो मुझे ये कैलकुलेट करना है, क्योंकि मुझे होल्डिंग कॉस्ट निकालनी है और मुझे स्टॉक आउट कॉस्ट निकालनी है। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? मैंने हमेशा आपको एक चीज़ सिखाई है कि आप रिवर्स वर्किंग में काम करेंगे। आप रिवर्स वर्किंग में काम करेंगे। रिवर्स वर्किंग में काम करने का मतलब क्या होता है कि मुझे निकालना क्या है, मुझे फाइंड आउट क्या करना है। सर मुझे होल्डिंग कॉस्ट चाहिए, और होल्डिंग कॉस्ट के साथ साथ मुझे स्टॉक आउट कॉस्ट चाहिए। सर मुझे होल्डिंग कॉस्ट चाहिए और मुझे स्टॉक आउट कॉस्ट चाहिए। अब मैं क्या करूं इस सिचुएशन में? सर मैं होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लेता हूं और स्टॉक आउट कॉस्ट कैलकुलेट करता हूं। होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए पहले मुझे ये तो पता चले कि मुझे एडिशनली, देखो स्टॉक आउट वाला डिसीजन लिया है
तो आपको एडिशनली कितने यूनिट्स होल्ड करने पड़ रहे हैं। मैं ऑलरेडी कितने यूनिट्स होल्ड कर रहा हूँ सर, आप ऑलरेडी 6000 और 9000 की इन्वेंट्री भुगत रहे हैं, तो मतलब ये तो मेरे पास ऑलरेडी सेफ्टी स्टॉक है, मुझे एडिशनल कितना सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ रहा है, मैं उसकी चीज़ों को कंसीडर करूंगा। तो सबसे पहले तो आपको सेफ्टी स्टॉक में जो इंक्रीज आ रहा है वो डिटरमाइन करना होगा। अब सेफ्टी स्टॉक में इंक्रीज निकलेगा किस तरीके से, आए इस चीज़ को समझते हैं। मुझे ये बताओ मेरी एनुअल डिमांड कितनी है। मेरी एनुअल डिमांड कितनी है सर, मेरी एनुअल डिमांड है 2.1 मिलियन यूनिट्स। लेकिन ये 2.1 मिलियन यूनिट्स एक्स के हैं वाई के हैं, किसके हैं, एक्स के हैं या वाई के हैं। सर ये 2.1 मिलियन यूनिट्स A11 के मेन प्रोडक्ट के हैं, तो मुझे जो चाहिए वो तो बेसिकली एक्स और वाई के इंडिपेंडेंटली चाहिए, मुझे तो एक्स और वाई के इंडिपेंडेंटली चाहिए। क्यों सर, क्योंकि मैं इन दोनों की अलग अलग कॉस्ट निकालूंगा और फिर ही तो चेक करूंगा कि मेरे पास क्या इफेक्ट आ रहा है। तो मुझे अब इन दोनों की इंडिविजुअल एनुअल डिमांड बता दो, एक्स की एनुअल डिमांड कितनी है और वाई की एनुअल डिमांड कितनी है। अगेन मैं यहाँ पर प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा हूँ, वो इस वजह से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है हमारे पास और चीज़ें ज़रा ज़्यादा हैं, लेकिन जब आप लोग पेपर में काम करेंगे तो आप प्रॉपर वर्किंग कर रहे होंगे। तो 2.1 मिलियन यूनिट्स A11 के चाहिए और 2 kgs ऑफ रॉ मटेरियल एक्स रिक्वायर्ड है, तो 2 kg हर एक यूनिट को रिक्वायर्ड है। 2.1 मिलियन से मल्टीप्लाई करो और आंसर बताओ, 4.2 मिलियन मुझे एक्स के चाहिए। ऐसे ही मुझे वाई के पता चल जाएंगे। अब वाई के लिए कितने लगते हैं सर, 3 यूनिट्स लगते हैं, वाई के लिए मेरे पास 3 यूनिट्स लगते हैं, तो 2.1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आंसर आएगा, 6.3 मिलियन। सर मुझे एनुअल डिमांड पता चल गई, अब मैं एक काम करता हूं, मैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल लेता हूं। सर नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं मेरे पास पूरे साल में, सर मेरे पास पूरे साल में नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने लगेंगे ये मुझे कैलकुलेट करके दे दो। देखो जब 4.2 मिलियन की इन्वेंट्री आपको टोटल चाहिए पूरे साल में, 4.2 मिलियन की आपके पास इन्वेंट्री आपको टोटल चाहिए और आप जो हैं वो मंगवाते हैं इस प्रोपोर्शन के अंदर, तो मुझे आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी बता सकते हैं। 4.2 मिलियन को 350 से डिवाइड कर दोगे, 4.2 मिलियन को 350 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 12, और 6.3 मिलियन को डिवाइड कर दोगे जो उसकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, क्योंकि नॉर्मली मेरे पास EOQ ही होगा, मैं इसी में ऑर्डर कर रहा हूँ, अगर 3,15,000 इससे डिवाइड कर दूंगा, 6.3 मिलियन को 3,15,000 से डिवाइड कर दूंगा। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा सिर्फ इस वजह से कर रहा हूँ, ये देखने के लिए कि मैं पूरे साल में 6.3 मिलियन मंगवाता हूँ और हर बैच में 3,15,000 मंगवाता हूँ, तो मुझे कितने बैचेस ऑर्डर करने पड़ेंगे, मुझे 20 किस्तों में ऑर्डर मंगवाना पड़ेगा, मुझे 20 किस्तों में ऑर्डर मंगवाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई। अब अगला काम क्या कर सकता हूँ मैं, सर मुझे और कुछ चीज़ें निकालनी है तो मैं डेली यूजेज निकाल लेता हूँ अपना। सर मेरा डेली यूजेज कितना है, सर 4.2 मिलियन पूरे साल का है, 4.2 मिलियन पूरे साल का है, तो डे पर डे का क्या होगा सर, इसको आप सिंपली डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ डेज से। अब यहाँ पर एक बात मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, कोई बच्चा यहाँ पर इख्तलाफ कर सकता है सर 365 डेज लूँ, 366 डेज लूँ, 360 डेज लूँ, 350 डेज लूँ। देखो इनमें से कोई भी डेज आप ले लोगे ये एक अजम्पशन है, तो आप कोई सी भी अजम्पशन ले लोगे आपके नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन ऐसा ना लेना कि 600 डेज ले लो, लॉजिकल लेना, लाइक आप 360 ले लो, 365 ले लो, 366 ले लो, सब ठीक है। लेकिन आपके एग्जामिनर ने इस सवाल के अंदर जो सॉल्यूशन किया है उसमें 350 डेज का इस्तेमाल किया है, तो मैं सवाल को 350 डेज से सॉल्व करूंगा, लेकिन आप लोग 360 डेज भी ले सकते हैं, 365 डेज भी ले सकते हैं, ये एक अजम्पशन वाली बात हो गई, पहले तो मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, यहां तक सारी बात मुझे समझ में आ गई। अब दूसरी चीज समझना, ये तो एक नॉर्मल बात थी, इस सवाल में मसला क्या है, देखो इस सवाल में मसला ये है कि यहां पर एक एडिशनल बात हुई है
यहाँ पर एडिशनल बात क्या हुई है कि आप जितने भी डेज ले लो, फॉर सपोज मैं ले लेता हूँ 360 डेज, अज्यूम करता हूँ मैं लेता हूँ 360 डेज। 360 डेज अगर मेरे पास पूरे साल के अंदर हैं तो मुझे यहाँ पर उसूलन 360 डेज से डिवाइड करना चाहिए। लेकिन उसने आपको एक और बात बताई है, और वो बात क्या है सर? वो बात है आपके पास ये वाली। हमारे पास साल में गैप आया है, कितना गैप आया, कितनी डिले आया है सर? हमारे पास प्रोडक्शन जो है वो 5 दिन तक बंद रही है एक दफा, और ऐसा साल में 3 दफा हुआ है। तो अगर मैं आपसे टोटल डेज पूछूं कितने बनेंगे सर? सिंपल है, 3 × 5 मतलब 15 दिन। मेरे पास 15 दिन का एक डिले आया है। तो अल्टीमेटली मैंने पूरे साल, क्योंकि ये पहले से डिटरमाइन था कि मुझे 3 बार ब्रेक लेना पड़ेगा, 5 दिनों का ब्रेक आएगा, तो मैंने जो एनुअल डिमांड भी कैलकुलेट की होगी वो इस मेंटेनेंस को मद्देनजर रखते हुए की होगी। तो जब मैं अपने नंबर ऑफ डेज लूंगा उसमें से मैं ये मेंटेनेंस वाले डेज माइनस कर दूंगा, क्योंकि आपने डिमांड भी इसको कंसीडर करते हुए कैलकुलेट की होगी। तो आप 360 डेज लो, 365 डेज लो, 350 डेज लो, लेकिन ज़्यादा वेरिएशन मत लाना। मैं आपको क्या रेकमेंड करूंगा, मैं बोलूंगा 360 से 366 तक कोई भी नंबर ले सकते हो आप। नॉर्मली स्टूडेंट्स ये यूज़ करते हैं 360। ठीक है, तीनों आंसर सही निकलेंगे, आंसर में कोई मसला नहीं है क्योंकि ये एक अजम्पशन है। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 365, और इसमें से आप माइनस कर देना 15 दिन। अब मैंने 365 क्यों लिया इसका भी रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि आपके एग्जामिनर ने 350 दिन के हिसाब से सॉल्व किया है, मतलब 365 डेज अज्यूम किए हैं, तभी मैंने ये डेज ले लिए, वरना आप 360 भी ले सकते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ कि मेरी डेली यूजेज कितनी निकल के आ रही होगी। 4.2 मिलियन को 350 से डिवाइड कर दो। 4.2 मिलियन को 350 से डिवाइड करके मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है? 12,000। 4.2 मिलियन को 350 से डिवाइड करोगे 12,000 आ रहा है। ठीक है, 6.3 मिलियन को डिवाइड करोगे 350 से तो क्या आंसर आ रहा है? 18,000। मुझे भी साथ में कैलकुलेटर रखना पड़ेगा आपकी वजह से, है ना, क्योंकि आप लोग तो उल्टे सीधे जवाब दे सकते हैं। सही है सर, ये वाली बात समझ में आ गई। अब मुझे ये बता दें कि हमारे पास जो डिले आ रहा है, हमारे पास ये तो मेरे पास आ गई एनुअल डिमांड पर डे। मेरे पास पर डे की डिमांड कितनी है मुझे पता चल गई, 12,000 और 18,000 यूनिट्स। अब मुझे ये बताओ कि मुझे जो काम करना था वो किन दिनों के ऊपर करना था सर? ये मसला है ना मेरे पास तो मेन, कि हर छठे ऑर्डर के बाद कुछ दिनों का डिले आ रहा है। तो मैं चेक कर लेता हूं कि एक डिले के ऊपर, ईच डिले के ऊपर मेरे पास कितने यूनिट्स की ज़रूरत पड़ेगी हर डिले के ऊपर। तो अगर एक्स एक बार डिले होगा तो 2 दिनों का स्टॉक होना चाहिए मेरे पास, क्योंकि उसका जो डिले आ रहा है वो 2 दिनों का आ रहा है। तो ईच डिले मेरे पास कितना आ रहा है सर? यहाँ पर 2 दिनों का डिले आ रहा है, यहाँ पर 1 दिन का डिले आ रहा है। मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आएगा सर? मुझे अपने पास इन्वेंट्री संभाल के रखनी पड़ेगी 24,000 यूनिट्स और 18,000 यूनिट्स। 24,000 यूनिट्स और 18,000 यूनिट्स। 24,000 यूनिट संभाल के रखने पड़ेंगे मुझे, और 18,000 यूनिट संभाल कर रखने पड़ेंगे। अब मुझे ये बताओ, हर डिले के ऊपर मेरे पास ऑलरेडी कितना सेफ्टी स्टॉक मेंटेन हो रहा होता है? मेरे पास ऑलरेडी कितना सेफ्टी स्टॉक मेंटेन हो रहा होता है? सर ऊपर सवाल में उसने आपको बताया था सर, मेरे पास ऑलरेडी 6,000 और 9,000 केजी का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन हो रहा होता है। तो उस ऑलरेडी वाले को मैं माइनस कर दूंगा। क्या आंसर आ रहा है सर? मुझे एडिशनली 18,000 यूनिट्स और यहाँ पर
9,000 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करके रखना है हर डिले के ऊपर। मतलब हर छठी दफ़ा जब डिले आएगा या पांचवी दफ़ा जब डिले आएगा तो मेरे पास एडिशनली इतना सेफ्टी स्टॉक होना चाहिए। ठीक है, मेरे पास एडिशनल सेफ्टी स्टॉक कितना होना चाहिए। अब अगला काम क्या होगा मेरा, जब मैंने ये निकाल लिया कि मेरे पास 18,000 की इन्वेंट्री होनी चाहिए, तो मैं होल्डिंग कॉस्ट आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ। मुझे ये बताओ कि मेरे पास होल्डिंग कॉस्ट पर केजी ऑफ एक्स एंड वाई कितनी है। सर मेरे पास होल्डिंग कॉस्ट है, यहाँ पर आपको गिवन है 8 रुपये एक्स के लिए और 9 रुपये वाई के लिए। 8 रुपये एक्स के लिए और 9 रुपये वाई के लिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास एडिशनल कॉस्ट कितनी आ रही होगी, तो 18,000 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना, 9,000 को 9 से मल्टीप्लाई कर देना और आंसर बताना। 144,000 और यहाँ पर आ रहा होगा मेरे पास 81,000। सर ये मुझे एडिशनल होल्डिंग कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी फॉर ईच डिले। जब भी एक दफ़ा डिले आएगा मुझे इतनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। एडिशनल, इन दोनों का सम क्या बन रहा है, इन दोनों का सम क्या बन रहा है, 2 लाख। मुझे इन टोटल इतनी एडिशनल कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। सर होल्डिंग कॉस्ट वाला मामला तो डन हो गया। अब आपने क्या निकालना है, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन निकालना है। अब मुझे एक्स और वाई का कंट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ, मुझे दिया हुआ है कंट्रीब्यूशन A11 का। मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं इस A11 के कंट्रीब्यूशन को तोड़ दूं एक्स और वाई में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट अप्रोच नहीं है। रेलेवेंट अप्रोच क्या है कि आप एक्स और वाई को शिफ्ट कर दो A11 के अंदर। देखते हैं किस तरीके से। मुझे ये बताओ कि मेरे पास कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है पर यूनिट। मेरे पास कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है पर यूनिट। ₹10। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है मेरे पास ₹10। अब मुझे ये बताओ कि हर दफा जब एक्स में डिले आएगा और वाई में डिले आएगा तो इनकी वजह से A11 में कितना डिले आएगा, मुझे ये बता सकते हो। बिल्कुल सर। सर अगर मेरे पास शॉर्टफॉल आ रहा है एक्स के अंदर तो उसकी वजह से A11 में कितना शॉर्टफॉल आएगा देख लेते हैं। अगर 18,000 का शॉर्टफॉल एक्स में आ रहा है और एक्स मुझे कितने चाहिए होते हैं ए बनाने के लिए, 2 kg, तो मतलब 18,000 का डिले अगर एक्स में आएगा तो A11 में कितना डिले आएगा। सर सिंपल है, 18,000 डिवाइडेड बाय 2। तो मेरे A11 के कितने यूनिट्स शॉर्टफॉल हो रहे होंगे। सर मेरे पास A11 के 9,000 यूनिट्स, और सेम वर्किंग आप यहाँ पर कर लोगे, विच इज़ 9,000 यूनिट डिवाइडेड बाय 3। क्यों, क्योंकि वाई के लिए 3 kgs दरकार होते हैं पर यूनिट। तो 9,000 डिवाइडेड बाय 3, 3,000। सर इतने यूनिट्स का मेरे पास शॉर्टफॉल आ रहा होगा A11 के अंदर। अब मुझे ये बता दो कि मेरे पास कंट्रीब्यूशन कितना लग रहा होगा। सर ₹10 दोनों के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर आंसर आ जाएगा 90,000 और यहां पर आंसर आ जाएगा 30,000। 90,000 और 30,000। ये कंट्रीब्यूशन लूज हो रहा है किसके ऊपर, A11 के ऊपर। ये कंट्रीब्यूशन लूज हो रहा है किसके ऊपर, A11 के ऊपर। अब मुझे ये बात बताओ कि मेरे पास जो बेसिकली डिले आ रहा है, मेरे पास जो बेसिकली डिले आ रहा है वो A11 के अंदर आ रहा है।
बेसिक जो डिले आ रहा है वो एक्स और वाई के अंदर आ रहा है, और इनकी वजह से मेरा कंट्रीब्यूशन लूज हो रहा है A11 का। कितना कितना कंट्रीब्यूशन? 90,000 और 30,000, 90,000 और 30,000। लेकिन एक सवाल ये उठता है मेरे पास, वो सवाल ये है कि कितनी दफा ये डिले आएगा, टोटल कितने दिनों का डिले आएगा, कितने दिनों का डिले आएगा, मुझे ये तो बताया नहीं आपने। डिले कितनी दिनों का आ रहा होगा? मेरे पास जो डिले आ रहा होगा वो कितने दिनों का आ रहा होगा? सर अभी निकाल लेते हैं। किस तरीके से निकालेंगे? सर ये आपको डेटा जो दिया हुआ है वो इसी चीज़ के लिए दिया हुआ है। आओ इसकी एक वर्किंग यहाँ पर कर लेते हैं। सर मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कितने ऑर्डर्स हैं जो मेरे पास डिले हो रहे होंगे, कितने ऑर्डर्स हैं जो मेरे पास टोटल डिले हो रहे होंगे, अभी देख लेते हैं। कैसे पता चलेगा वो? सर वो इस तरीके से पता चलेगा कि आप पूरे साल में ऑर्डर कितने कर रहे थे। 12 ऑर्डर्स कर रहे थे आप, ये आपने कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पे। 12 ऑर्डर्स कर रहे थे आप एक्स के और 20 ऑर्डर कर रहे थे वाई के। हर छठा ऑर्डर डिले होगा, तो मुझे ये बता सकते हो कि टोटल डिले कितना आ रहा होगा? 12 डिवाइड बाय 6। सर एक्स में डिले आ रहा होगा 2 दफा, एक्स में डिले आ रहा होगा 2 दफा। अब मुझे बता दो वाई में कितना डिले आ रहा होगा। सर 20 को डिवाइड कर दूंगा 5 से। क्यों? क्योंकि वाई के अंदर हर 5वें ऑर्डर के बाद डिले आ रहा है, तो मैं 20 को डिवाइड कर दूंगा 5 से। जब 20 को डिवाइड करूंगा 5 से तो मेरे पास आंसर आएगा 4। लेकिन लेकिन साल में एक दफ़ा ऐसा भी हो रहा है, साल में एक दफ़ा ऐसा भी हो रहा है कि मेरे पास ओवरलैपिंग हो रही है, मेरे पास ओवरलैपिंग हो रही है। मतलब लॉजिकली सोचना कि x का 2 दिन का डिले आया हुआ होगा, x का 2 दिन का डिले आया हुआ होगा, और उन 2 दिनों के अंदर क्या होगा सीन? उन 2 दिनों के अंदर y भी डिले हो जाएगा। तो इसका मतलब कि एक दिन इन दोनों में कॉमन होगा, तो वो दिन x की वजह से होगा क्योंकि x का ज़्यादा डिले आता है, x में डिले आता है 2 दिनों का। तो इस रीज़न की वजह से मैं क्या करूंगा, y में से एक दिन माइनस कर दूंगा। क्यों? मैं बोलूंगा देखो y का डिले होना यहाँ पर मैटर ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि x ऑलरेडी डिले हुआ है। तो मुझे पता चला कि मेरे पास डिले कितनी दफ़ा आ रहा है? 2 दफ़ा। और y में कितना डिले आ रहा है? 3 दफ़ा। टोटल नंबर ऑफ डिलेज आपके पास कितने हो गए? सर 2 और 3। अब मैं सिंपली एक काम करूंगा, और वो काम क्या होगा, नीचे जो आपने कंट्रीब्यूशन निकाला हुआ है, आपने जो नीचे कंट्रीब्यूशन निकाला है, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 और 3 के साथ, ताकि आपको पता चल जाए मेरे पास x में कितना डिले आया और मेरे पास y में कितना डिले आया। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करें तो 180,000 और 30,000 को मल्टीप्लाई करूं तो इन दोनों का जब मैं सम करूंगा तो मेरे पास आंसर आ रहा होगा 270,000। सर मेरे पास इतना कंट्रीब्यूशन ज़ाया हो रहा होगा अगर स्टॉक आउट होता तो, अगर स्टॉक आउट होता तो। कुछ सवाल हैं हमारे यहाँ पर। सर ये उसी डिले का पार्ट है? नहीं, देखिए 2 डिलेस, एक तो हमारे पास 15 दिन की मेंटेनेंस है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा यहाँ पर। मैं बात कर रहा हूँ ये जो इसने नीचे डिले का रीज़न बताया था ना आपको, कि x डिले होगा 2 दिन और y डिले होगा हर एक दिन, मैं यहाँ पर उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर x कितनी दफ़ा डिले होगा, नंबर ऑफ डिलेस कितने आएंगे, मैंने ये कैलकुलेट किया। सर x डिले होगा पूरे साल में 2 दफ़ा, और y डिले होगा पूरे साल में 4 दफ़ा। लेकिन इसने मुझे एक और पॉइंट बताया कि यहाँ पर ओवरलैपिंग आ रही है। मतलब x की वजह से, अब मेरी एग्जाम्पल को समझना, x की वजह से मेरे प्रोडक्शन वाले फारिग बैठे हुए होंगे। क्यों? बोलेंगे मालिक x नहीं है, क्या प्रोडक्शन करें। इतनी देर में पता चलेगा सर y भी ख़त्म हो गया। तो अब मुझे बताओ क्या मुझे दोबारा इंतज़ार करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा।
वो ऑलरेडी आप x के केस में इंतजार कर रहे हो। तभी मैं यहां पर कह रहा हूं कि जब एक डिले ओवरलैप कर रहा है तो इसका मतलब y के 4 नहीं बल्कि 3 डिलेज हैं। क्यों? एक डिले तो ऑलरेडी x की वजह से आ रहा है ना भाई। क्या ये बात समझ में आई? मिस्टर खालिक, मिस नूर, शाजिर, मुनीब, सब लोग बताएं, क्या ये बात समझ में आई? अब क्लियर हुआ नूर? नहीं हुआ तो मुझे बताएं, मैं दोबारा बताऊंगा। नहीं क्लियर हुआ तो मुझे बताएं, मैं दोबारा बताऊंगा आप लोगों को। जवाब तो दे दीजिए। किसी का जवाब नहीं आ रहा। मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप लोगों तक? तो सर 2,25,000 का 2,25,000 का मेरे पास फ़ायदा हो रहा है होल्डिंग कॉस्ट अगर मैं होल्डिंग कॉस्ट वाले सीन में जाता हूं तो मुझे 2,25,000 की होल्डिंग कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है। लेकिन अगर मैं स्टॉक आउट को बर्दाश्त करता हूं, आखिरी पॉइंट डिसीजन का होता है सबसे अहम, आखिर में स्टॉक आउट कॉस्ट अगर मैं देखूं तो मेरे पास स्टॉक आउट कॉस्ट कितनी आएगी? 2,70,000। तो डिसीजन अगर पूछता आपसे, आप क्या बोलोगे? सर होल्डिंग कॉस्ट बेयर करो, वो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर वो कह रहे हैं भाई मैं ऑलरेडी वही करना चाह रहा हूँ, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मुझे एडिशनल फ़ायदा कितना हो रहा है, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी पर कितना इंपैक्ट आ रहा है। तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। 2,70 और 2,25 का डिफरेंस कितना होगा? सर 2,70 और 2,25 का डिफरेंस बनेगा मेरे पास 45। मेरे पास 45,000 का इम्पैक्ट आ रहा होगा मेरी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। प्रॉफिट मेरा 45,000 से बढ़ जाएगा अगर मैं होल्डिंग कॉस्ट बर्दाश्त कर लेता हूं और स्टॉक आउट कॉस्ट अवॉइड कर देता हूं। देखो आप कैलकुलेट कर रहे हो डिलेड ऑर्डर 2 है एंड 2 दफ़ा ऐसा होगा तो 4 होगा ना एक्स। मैं नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट नहीं कर रहा यहाँ पर, मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि डिले कितनी दफ़ा आएगा। मैंने नंबर ऑफ डेज तो कैलकुलेट किया ही नहीं अभी। मैंने तो यहाँ पर ये चेक किया कि नंबर ऑफ डिलेज कितने आ रहे हैं मेरे पास, ताकि मैं जो कॉमन डिले है ना दोनों के अंदर, उस कॉमन डिले को काट सकूं। मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट नहीं किया, ये नंबर ऑफ डिलेज हैं। एक्स में डिले आ रहा है 2 दफ़ा, वाई में डिले आ रहा है 4 दफ़ा, और 1 दफ़ा मतलब टोटल अगर मैं देखूं तो एक्स में डिले आ रहा है 2 दफ़ा, वाई में डिले आ रहा है 4 दफ़ा। लेकिन 1 दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि इन दोनों में कॉमन डिले आया है। कॉमन डिले कितना आया है? सर 1 दिन का कॉमन डिले आया मेरे पास। तो मतलब अगर टोटल देखा जाए तो मेरे पास 5 दफ़ा साल में डिले आया है। 2 दफ़ा एक्स की वजह से, 3 दफ़ा वाई की वजह से। क्लियर है? मुझे उम्मीद है आप सबको ये बात समझ में आई होगी, सवाल समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं।